नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 12th एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसको हम मानते नहीं है कि ये कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट हमने देखा है कि इसमें आप गलतियां बहुत करते हैं। एमसीक्यू तो बिल्कुल गलतियां होती है एमसीक्यू में। तो आप गलतियां बहुत करते हैं। उन गलतियों को ना करें, आप बेहतर पढ़ें, बेहतर तरीके से करें। उस चीज को लेकर हम आपके बीच में हाजिर हैं और चैप्टर का नाम होगा मैट्रिक्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और यूपी बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है उस सबको कवर अप करते हुए एक सिंगल नंबर का भी गलत नहीं होने देंगे। जो बच्चे हायर एजुकेशन में मैथ लेना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट नॉलेज प्लस यूपी बोर्ड का वो बेहतरीन इनपुट जिससे आप चीज़ों को बेहतर कर सकें, वो आपके बीच में लेकर मैं अरविंद कुमार नोहिया का स्वागत करता हूँ। आइए तो कॉपी पेन उठा लीजिए और वन बाय वन मेरे साथ चलना स्टार्ट करिए कि चीज़ें हम कैसे कैसे करेंगे। ये क्लास स्पेशली यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए है, लेकिन अगर कोई और सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट भी देखना चाहे तो आप यू में ऐसा कुछ नहीं है। मैट्रिक्स इसका नाम है। फिर भी चलिए यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स आप आइए। सबसे पहले एक चीज समझ में आती है कि भाई आखिर आबयू है क्या, आबयू की जरूरत क्या है, क्यों हमें आबयू की जरूरत पड़ी, क्या है आबयू। अब जैसे आबयू की अगर हम डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट, आबयू की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं। एक आयताकार एक आयताकार क्रमबद्ध एक आयताकार क्रमबद्ध सूचना का एकत्रीकरण आबयू कहलाता है। सूचना का एकत्रीकरण एकत्रीकरण आबयू कहलाता है। लेकिन क्या हम डेफिनेशन से संतुष्ट हैं? आबयू होता है। क्या हम डेफिनेशन से संतुष्ट हैं? आखिर कैसे हम इस डेफिनेशन को माने, क्या है इस डेफिनेशन से कुछ भी समझ में, जहां तक मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन इतना नहीं कि हम जो है इसको ये मान लें कि जी ठीक है, इससे हमारी आबयू की डेफिनेशन काम चल जाएगा। देखो मैं आपको ये पूछूं, कोई ए है, ए के पास बुक्स और नोटबुक है, बुक्स एंड नोटबुक, ठीक है। मान के चलिए इसके पास 3 बुक हैं और 2 नोटबुक हैं, ठीक है। कोई बी पर्सन है जिसके पास 5 बुक हैं, 4 नोटबुक हैं। कोई सी पर्सन है जिसके पास 6 बुक हैं और 7 नोटबुक हैं। सपोज दैट ये है। तो ये जो अरेंजमेंट है बेटा, ये जो अरेंजमेंट है एक ऑर्डर्ड है, एक क्रम पर है। ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? आबयू कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आबयू कहते हैं। यानी हमारे पास जो सूचना है, जो कलेक्शन है, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से रेक्टेंगल शेप में, आयताकार शेप में लिखना ही आबयू होता है। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं कि जब ये आबयू है तो आबयू में क्रम होता होगा। अभी जैसे ये आबयू बना तो अब इसमें देखिए ध्यान से समझो। इसको अगर हम पंक्ति बोलें, क्या बोलें? पंक्ति। तो ये कौन सी पंक्ति है? पंक्ति 1। अगर इसको हम दूसरा बोलें तो ये क्या होगी? पंक्ति 2। कौन सा? देखो ध्यान से सुनो। कौन है आप पंक्ति? ये वाला, ये वाला। ये एक पंक्ति, इससे मिला देते हैं। ये दूसरी पंक्ति, ऐसे ही ये तीसरी पंक्ति। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ रो, पंक्ति कितनी हो गई? ये पंक्ति के कौन सी है? ये पंक्ति 3 है। ये पंक्ति कितनी है? 3 है। क्लियर बात है। तो अब हमें कुछ और भी दिख रहा है। हमने कहा सर चलो ठीक है, ये तो बात ठीक है बेटा। ऐसे अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये स्तंभ है। ये क्या है? ये स्तंभ है। ये अगर बात करें तो ये क्या है? ये दूसरा स्तंभ है। ये दूसरा स्तंभ है। स्तंभ 1, स्तंभ 2। तो जब अगर हम इसका कोटीय क्रम लिख रहे होंगे, कोटीय क्रम,
तो हम कोटि या क्रम किससे लिख रहे होंगे, यानी इसका क्रम क्या लिखा जाएगा, इसका जो क्रम लिखा जाएगा वो पंक्ति गुना स्तंभ लिखा जाएगा, पंक्ति गुना स्तंभ लिखा जाएगा। तो पंक्ति कितनी है बेटा, 3, स्तंभ कितना है, 2। तो हमारा क्रम जो हो गया 3/2 का ये क्रम हो गया। तो ये क्लियर समझ में आई हो। आइए और चीजें करते हैं, जैसे हम इसको नोटिफिकेशन की बात करें, इसको नोट कैसे करते हैं, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं वो समझिए। देखो मैट्रिक्स यानी आव्यूह का ए बराबर सिंबॉलिक रूप AIJ और ऑर्डर यहां लिखते हैं M×N। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्रम कहो या कोटि कहो, क्या कहें, क्रम कहो या कोटि कहो। और ये क्या है, ये पंक्ति का क्रम है, कौन सी पंक्ति है, पंक्ति। और ये जे क्या है, यह है स्तंभ। क्लियर बात है। जैसे मान के चलो कोई एक मैट्रिक्स में वो रिप्रेजेंटेशन दे दे कि AIJ 2/2, सपोज दैट ये है, तो अब हमें क्रम तो पता चल गया, क्रम कितना है, 2/2 का है। लेकिन अब इसका मतलब क्या है, इसको अगर एलिमेंट में एक्सप्रेस करूं तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। भाई इसमें 2 तो पंक्ति होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो अगर ये देखो ये पंक्ति की लाइन है तो A11 A12 A21 A22, ध्यान से सुनो और देखो 2/2 का ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। यानी इसमें 2 रो 2 पंक्ति और 2 कॉलम है। और आई देखो पहली रो है, पहला ये वाला क्या है, ये है रो यानी पंक्ति, ये क्या है, ये पंक्ति है। सुनिए देखो, तो ये जहां भी होगी वो अपनी पंक्ति की संख्या को दर्शा रही होगी। जैसे देखो इसको देखें 1 2, मतलब ये पहला पंक्ति वाला एलिमेंट है और दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट है। ये अगर इसकी बात करें तो ये दूसरी पंक्ति वाला है और पहला स्तंभ वाला है। अगर इसकी बात करूं तो ये दूसरे स्तंभ दूसरी पंक्ति वाला है। क्लियर बात समझ में आ रही होगी। यानी ये रिप्रेजेंटेशन है इसका आव्यूह का, इसका रिप्रेजेंटेशन है आव्यूह का। और ये जो A11 A22 A21 A2 ये सब क्या कहलाएंगे बेटा, ये कहलाएंगे अवयव। क्या कहलाएंगे, अवयव। क्लियर बात समझ में आई। ये क्या है, अवयव। मतलब आपसे वो ये कहने लगे कि भाई देखो A बराबर 0 -2 3 1/3 4 √2 √3 1/4। ठीक है, 0 -3 1 और 5। और इसमें आपसे पूछ ले कि कोटि बताइए, आव्यूह की कोटि बताइए। तो बेटा कोटि से पहले हमें क्या गिनना पड़ेगा, कोटि से हमें पहले क्या गिनना पड़ेगा, हमें पंक्ति गिननी पड़ेंगी। तो हमने गिनना स्टार्ट किया, चलो गिनना स्टार्ट करो। तो मेरा पहली और आगे बढ़ा लीजिए 1, पहली पंक्ति, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, 3 पंक्ति। अगर हमने कहा जी कॉलम गिनो बेटा, कॉलम देखिए, पहला कॉलम C1 लिख देता हूं, दूसरा वाला C2, तीसरा वाला C3 और चौथा वाला ये C4। यानी देखो पंक्ति तो हुई आपकी कितनी, ये R1 ये R2 ये R3। तो यहां से अगर मैं क्रम लिखने जाऊं, कोटि लिखने जाऊं, तो कोटि कैसे लिखी जाती थी बताओ जरा। कोटि लिखी जाती थी पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति गुना स्तंभ। तो भाई पंक्ति कितनी है तुम्हारी, देखो 1 2 3, स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4। तो इसका जो क्रम आ गया वो कितना आ गया, 3/4 आ गया। क्लियर बात है, ये 3/4 इसका क्रम आ गया। अब वो ये कहें कि भाई दूसरा इसमें ये पूछ ले कि अवयवों की संख्या बताओ, अवयवों की संख्या बताओ। तो क्या स्टूडेंट संख्या गिनने के लिए मुझे प्रत्येक एलिमेंट को गिनना पड़ेगा, नहीं। संख्या के लिए क्या करेंगे,
जो अभी आपकी कोटि है उसी को गुना कर दो। गुना करें तो 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 हो गए। तो अवयवों की संख्या हम बड़ी आसानी से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज पहली में ही आपको ये दिया हुआ है, अवयव की पहली एक्सरसाइज में। दूसरा यहां से एक और पूछ लेता है कि बताओ अवयव बताओ, अवयव। तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या राइज हो सकता है? अवयव बताओ A23। सपोज दैट ये पूछ लिया आपसे A23। तो मतलब अब मुझे जाना कैसे वो समझो। मुझे जाना है स्टूडेंट ऐसे कि भाई मैं करूंगा कुछ खेल। क्या खेल करेंगे सर? उन्होंने कहा है दूसरी रो में जाना है। दूसरी रो ये रही, देखो ये रही दूसरी रो, ठीक है, इसमें जाना है। उन्होंने कहा तीसरे कॉलम में जाना है। तीसरा कॉलम ये रहा। दूसरी रो पर मैं आगे बढ़ा, तीसरे कॉलम पे मैं आगे बढ़ा, तो मुझे मिला ये एलिमेंट। ठीक है ना? ऐसे मैं आगे बढ़ा दूसरी रो पर, ऐसे मैं बढ़ा तीसरे कॉलम पर, क्योंकि पहला क्या होता है? पहला जो नंबर होता है वो होता है रो का। दूसरा जो नंबर होता है वो होता है कॉलम का। ठीक है, यानी पहला किसका होता है बेटा? पंक्ति का। दूसरा किसका होता है बेटा? स्तंभ का। तो जो जहां पहुंचाने की बात कहे वहीं पहुंच जाओ। यानी मुझे दूसरी पंक्ति में जाना है और तीसरे कॉलम में जाना है, और जहां वो दोनों मैच कर रहे होंगे वही मेरा एलिमेंट होगा। तो A23 जो मेरा एलिमेंट होगा वो कितना होगा? रूट 3। वो कितना होगा? रूट 3। सपोज दैट देखो, अब आपको इसमें पूछ लें कि इसमें बताइए √2, तो मतलब मुझे कहाँ जाना है? दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम पर। दूसरी पंक्ति ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, कहाँ के मैच कर रहे हैं? यहाँ। तो कितना आंसर हो जाएगा? 4। आई होप कि ये आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान के चलो और भी पूछे, ठीक है ना, और भी पूछते हैं। देखो इसमें इसमें ही पूछ ले कि बताओ भाई A34 बताओ। A34, तो भाई A34 ढूंढने गए तो मतलब तीसरी तो रो, ये रही तीसरी रो, और फोर्थ कॉलम ये रहा फोर्थ कॉलम। तो तीसरी रो ये रही, फोर्थ कॉलम ये रहा, कितना आंसर हो जाएगा? 5। तो स्टूडेंट आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर में समझ में आई होगी कि हम रो, ऐसे रो की काउंटिंग और ऐसे कॉलम की काउंटिंग, यानी अगर हम ऐसे पड़े हुए चलते हैं तो पंक्ति की तरफ चलते हैं, और खड़े हुए चलते हैं तो हम स्तंभ की ओर चलते हैं। स्तंभ मतलब क्या है? खम्मा। खम्मा कैसा होता है भाई? लेटा हुआ होता है क्या? है? हाँ जी, बिजली का खम्मा था, टूटा हुआ था सर, लेटा हुआ था। अरे लेटा हुआ होगा लेकिन खम्मा खम्मा तब है जब वो खड़ा है। खम्मा खम्मा तब है जब वो खड़ा है। चलिए यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस। अब क्रम पर आपने सीखा, क्रम पे आपने सीखा कि भैया देखो नंबर ऑफ पंक्ति, नंबर ऑफ रो, और नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को हम क्रम कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, सीबीएसई बोर्ड पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है सर? क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी आयु में 24 अवयव हैं। कितने अवयव है बेटा? 24 अवयव हैं। तो सभी संभव क्रम कितने होंगे? सभी संभव क्रम क्या होंगे? ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर बात है? किसी आयु में 24 अवयव हैं, तो सभी संभव क्रम क्या होंगे, ये आपको स्टूडेंट बताना है। तो आप सर कैसे करें जी, इसका सॉल्यूशन क्या करें? क्रम का मतलब होता है m×n, यानी नंबर ऑफ पंक्ति नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है वो समझिए। आपको जितने अवयव दे रखे हो ना 24, उसको ये ढूंढो कि ये डिविजिबल किस किस से होता है। देखो ये 1 से तो होगा, 2 से होगा, किस किस से कटेगा, किस किस से इसमें भाग चला जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से,
12 से और 24 से। क्लियर है? ये इन से कटेगा। क्लियर? अब आपको इनमें से वो दो नंबर उठाने हैं जिनका गुना 24 हो, जिनकी गुना 24 हो, और उनको भी एक क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है देखो जरा। 1 गुना 24 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 24 ही आएगा। 2 गुना 12 है जी। 3 गुना 8। 4 गुना 6। क्या सर खत्म हो गए? अब फिर अभी तो बढ़ो ना, 4 तक ही तो पहुंचे हो, फिर इनका उल्टा लिखने लगो। 6 गुना 4। 8 गुना 3। ठीक है? 8 गुना 3 और 12 गुना 2 और 24 गुना 1। तो ये भी क्रम होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? क्या ऐसे लिखे? सभी संभव क्रम, हिंदी में लिखेंगे ना, सभी संभव क्रम की संख्या कितनी गिनी थी अभी? 12 से गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सभी संभव कितने क्रम होंगे? 8 क्रम हैं जो 24 अवयव होने पर संभव होंगे। क्लियर बात है? आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई अवयव जो है 24 का मन नहीं हो रहा है हमारा, अवयव हमने मान लिए 13 है। कितने हैं अवयव? 13 है। ठीक है, तो इसके लिए संभव क्रम बता दीजिए स्टूडेंट। तो 13 को 13 किस किस से डिवाइड होता है? भाई एक तो 1 से होता है, एक 13 से होता है। और इसके जो क्रम होंगे, आप जल्दबाजी में ये जल्दी मत कर देना, क्रम जो होंगे 1 गुना 13 होगा और एक 13 गुना 1 होगा। दोनों में अंतर होता है। 1 गुना 13 में क्या होगा? वो एक ही रो में, वो एक ही रो होगी, उसमें 13 कॉलम बन जाएंगे। 13 गुना 1 में क्या होगा? 13 रो बनेंगी और एक ही कॉलम बनेगा। तो कितने क्रम? कितने टोटल ऑफ क्रम? कितने? 2 क्रम। तो यहाँ कितने क्रम होंगे? 2 क्रम होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे। तो सबको समझ आ रहा है? देखो जरा, सबको समझ आ रहा है? अच्छा बताओ, और बताओ तो चलो। अगर संख्या अवयवों की कितनी हो, अवयवों की संख्या, अब ये कुछ भी दे दें, हमें डर थोड़ा ही ना है। 8 है और सभी संभव क्रम बताओ। सभी संभव क्रम बताओ जरा कितने होंगे? सभी संभव क्रम, भाई 8 को कौन कौन डिवाइड करता है वो देखो, ये थोड़ा सा काम कर लीजिए। 1 से, 2 से, 3 से, 3 से नहीं होता ओ, हम भी क्या कह रहे हैं, 3 से 8 कब से डिवाइड होने लगा? तो कितना होगा? 4 से तो होगा और 8 से होगा। ठीक है, कर लीजिए जरा। तो कितना? 1 गुना 8 पहला क्रम, 2 गुना 4 दूसरा क्रम, 4 गुना 2 तीसरा क्रम, 8 गुना 1 चौथा क्रम। यानी बेटा इसमें ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है। ऐसे नहीं कि 1, 8, 2, 4 कर दिया और आपने लिख दिया 2 क्रम। नहीं, उल्टा भी चलेगा, क्योंकि पहली जो रो होती है वो किसकी होती है? पंक्ति की होती है। दूसरा जो होता है वो किसका इंडिकेशन होता है? स्तंभ का होता है। तो कितने इसके संभव क्रम कितने हैं? टोटल बराबर कितने हो गए? 4। कितने हो गए टोटल? 4। तो ये क्लियर बात है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है सर? वो देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है, तो मैं हटा दूं। अब वो कुछ भी क्रम कहे, 5 कहे, 7 कहे, 10 कहे, 12 कहे, सब कर लेंगे ना? तो भाई हो जाएगा ना सबका? चलिए, यहां से मैं आगे बढ़ता हूं और एक यहां से आता है क्वेश्चन कि रचना करो। क्या करना है? रचना करना है। एक 2 बाई 2 के आव्यूह की रचना करो। 2 बाई 2 के आव्यूह की रचना करो। ठीक है जी सर, कर देंगे रचना। जहां जिसके अवयव, या जहां जो जो ये हो, जिसके अवयव निम्न प्रकार है। कैसे हैं जी? चलो ये भी समझ लेते हैं किस प्रकार है।
यानी ए आई जे जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, आव्यू का, वो किसके बराबर है? अच्छा वैसे लिखते हैं, बिना ब्रैकेट के लिखते हैं ना, बिना ब्रैकेट के। तो ए आई जे जो है वो किसके बराबर है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। हमने कहा जी ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें तो आता है। और कैसे आता है? बड़ा सिंपल सा आता है। देखो सॉल्यूशन देखें इसका, जब हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चा, देखिए जिन स्टूडेंट्स को इससे ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस चाहिए वो मेरी एप्लीकेशन स्टैंडर्ड क्लासेज प्ले स्टोर पर जाकर स्टैंडर्ड क्लासेज, ठीक है, स्टैंडर्ड क्लासेज की स्पेलिंग देखो इसमें लिख रही होगी, नहीं तो आप ऐसे लिख लें, स्टैंडर्ड क्लासेज। स्टैंडर्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर जाइए और वहाँ से स्टूडेंट सर्च करिए ऐप, ऐप डाउनलोड कर कर वहाँ आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, कस्टमाइज नोट्स बनवा सकते हैं। खुद का मैसेज करके सर हमें ये चैप्टर दे दीजिए, हमें इस तरह का स्टडी मटेरियल दे दीजिए, वो आप वहाँ मांग सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ हम आपको फिर भी प्रैक्टिस करा देंगे ठीक ठाक, कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रत्येक टाइप का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सभी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे, ये आपका वादा है हमारा आपसे। और चलिए जरा कैसे करेंगे। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो सबसे पहले भाई ए बनाना है हमें, कितने का बनाना है पहले वो देखो, कितने का बनाना है, 2/2 का, मतलब 2 रो 2 कॉलम होंगी, 2 रो 2 कॉलम है तो 1 1 1 2, देखो 2 कॉलम पूरे, रो पूरी करिए, 2 1 2 2। स्टूडेंट सबसे पहले ये जरूर बना लें कि हमको चाहिए कितना, हमको निकालना कितना है। कुछ स्टूडेंट इसको बनाते नहीं है, फिर पेपर में फंस जाते हैं, छोटा मोटा गलती हो जाती है, वही नंबर कट जाता है। भाई वो इतना अगर आसान क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो चाहता है आपसे कि आप एरर फ्री करें, तो जरा करिए। अब हम क्या करेंगे, 1 1, तो जहां आई है वहां भी 1 रखेंगे, तो 1+1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये 1 और 1 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। अरे ऐसे करेंगे ना, लो क्या बच्चों वाला काम करके दिखाऊं अब, ये बच्चों वाले काम भी करने पड़ेंगे क्या? ये तो नहीं होना चाहिए ऐसे। 1 और 1 कितना, 2, और इस पर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये कितना होगा, 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है सर। अब हम अगला क्या निकालें, A12। तो पहली रो, दूसरा नंबर कॉलम, 2 स्क्वायर बटे 2 कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है सर। A21, तो दूसरा ये 2 प्लस ये 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये भी हो जाएगा 3/2 यानी 9/2, ये भी हो गया। A22 क्या करेंगे, 2 प्लस के 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर बात है। अब हमें क्या करना है, ए बनाना है, मैट्रिक्स ए बराबर। तो ए बराबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रख दीजिए वैल्यू A11 की। अब वैल्यू रखिए, अब वैल्यू रखिए, वैल्यू रखें कितना, A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2, इसकी वैल्यू 9/2, और इसकी वैल्यू 8। तो ये बन गया जी आपका जो कंस्ट्रक्शन आपसे चाहता था, ये लीजिए। तो कितना आसान आपको है, आप यू। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा इसका योगदान बढ़ जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी सी आने लगेंगी, ज़्यादा वो आने लगेंगी। और देखिए मेरा स्टूडेंट मानना है कि मैं बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से कराऊंगा, तो मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, बोर्ड का ही लेके चलेंगे। अच्छा आपके वो कंस्ट्रक्शन में कुछ और चाहता है तो हमें डरना थोड़ी ना है। भाई वो कहते कि ए जो बनाना है इस बार 3/4 का बनाना है, सपोज दैट क्वेश्चन लिख दे, ठीक है ना, 3/4 का ए बनाना है। और ए आई जे का जो सिंबॉलिक रूप है ये तो आपको फाइंड आउट करना है, और ए आई जे जो है वो क्या है, 1/2 mod (-3i प्लस जे), कुछ ऐसा कह दिया उसने, 3i प्लस जे, माइनस के 3i प्लस के जे। अरे हमें कुछ भी कह दे, हमें इससे क्या मतलब है। देखो जरा सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन ने ये कहा है कि ए
का जो ऑर्डर रखना है वो 3/4 रखना है, और ए आई जो दिए हुए हैं वो 1/2, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 1/2 मॉड ऑफ -3i+j। हमने कहा चल कोई बात नहीं सर, बस मॉड से क्या फर्क पड़ेगा, मॉड में जो नेगेटिव आ जाएगा उसको पॉजिटिव कर देंगे, इतना ही तो फर्क पड़ेगा, ये तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों भाई, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो चलिए करते हैं, कैसे करते हैं सर। देखो, सबसे पहले a3/4, मतलब a3/4 का मतलब क्या है, 3 तो इसमें बेटा पंक्ति रखनी है, क्या रखनी है, 3 पंक्ति, और 4 क्या रखने हैं, स्तंभ रखने हैं। ठीक है सर, ये तो हमें पता है ना, ये 3 तो हमें पंक्ति रखनी है, 4 हमें स्तंभ रखने हैं। चलो जी सर, तो रखो 3 पंक्ति, A11 स्तंभ 4 रखने, 1 2, A13, A14, लो जी 4 कॉलम हो गए। अब पंक्ति बनाइए, 3 रखनी है, A21, A22, A23, A24। ठीक है, अगला बनाइए, A31, A32, A33, A34। ठीक है सर, हमने ये जो है कंप्लीट कर लिया, हमें भी पता चल गया कि भैया ये जो है हमें अब इस इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, इस इसकी आवश्यकता पड़ने वाली। अब बताइए किस स्टूडेंट से ये नहीं होगा, मैं टोटल नहीं करने वाला क्योंकि समय नहीं लूंगा ज़्यादा। बताइए, या आप अपने बैठिए और करिए, जैसे मान के चलो A11 ही निकालना है स्टूडेंट, A11 क्या नहीं निकाल सकते भाई, 1/2 माइनस आई की जगह क्या रखना है, y1, पहला आई दूसरा जे, प्लस जे की जगह 1, और ये क्या है, ये है मॉड। चलो 1 के साथ मॉड लगा दी, कितना हो जाएगा भाई, 1/2 माइनस के 3 ये बना, और प्लस के 1 तो माइनस के 2, अंदर से आया प्लस के 2 डिवाइडेड बाई 2, 1, पहला आ गया। अगर ऐसे ही मैं A12 निकालने जाऊंगा तो क्या होगा, 1/2 -3, और 1 तो 1 ही है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, आई तो 1 है ना इसमें, 1 2 में, तो वो हो जाएगा प्लस के 2। स्टूडेंट यहाँ से अगर हम जाएंगे तो 1/2, 3 में से 1 घटा तो कितना, -1, और ये 1 बाहर निकलेगा, 1/2। अरे समझे या नहीं समझे, पहला जो होता है ऐसे समझिए, ये जो पहला होता है इसमें ये होता है आई की वैल्यू, ये जो दूसरा होता है ये होती है जे की वैल्यू। अब जो भी है मान के चलो, इसमें ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा जे, इसमें निकालने जाएंगे तो ये आई ये जे, इसमें ये आई ये जे, ठीक है, ये आई ये जे, बताओ किससे नहीं हो सकता। अब आई जे की वैल्यू अगर इसमें नहीं रख पा रहे हैं आप 12th क्लास में, तो भाई ये तो पंगा ही पंगा है, ये तो गड़बड़ है ना। अगर आप A24 बराबर आपको आई की वैल्यू 2 रखनी है इस एक्सपेंशन में, 1/2 माइनस के 3, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू आपको 4 रखनी है, प्लस जहां जे है वहां 4 रख दिया, बताओ क्या दिक्कत है इसमें। 3 2 -6 प्लस के 4, और 6 में से 4 घटे तो 2 आया, और माइनस के 2 आया जो बाहर आके प्लस का हो जाएगा, 2 से 2 तो कितना आ जाएगा, 1। इस तरीके से वैल्यू निकालनी है, और बाद में इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में आपको दोबारा से रख लेना है। चलिए DIY कर लीजिए इस क्वेश्चन को, डू इट योरसेल्फ। क्लियर बात है, कर लेंगे ना सब। किसी को डाउट आए तो कमेंट सेशन में बताना कि मुझे और कितना बताना है, कितना कराना है आपको, ताकि आपको चीजें ज्यादा विजुलाइज हो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं स्टूडेंट, और कैसे आगे चलते हैं देखिए। अब आबयू में अभी आपने क्रम सीखा, 3/4 का है, 2/2 का है, 3/2 का है। यहाँ आप एक बात समझिए, मैं 2 आबयू लेता हूं, A बराबर 1 2 3 4 1 6, ठीक है सर। B मैंने लिया 1 2 3 4, क्या ये दोनों समान है, क्या ये दोनों समान है, अगर मैं इनकी समानता की बात करूं, अब बात हम किसकी करेंगे, समानता की, समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हम बात करेंगे समानता की। A बराबर 1 2 1 3 4 6, B बराबर 1 2 और 3 4, तो क्या ये समान है, या ये कहें कि बी कंटेन करता है ए को, सेट में पढ़ा होगा, क्या ये बी ए को कंटेन करेगा, नो।
समानता केवल देखो, दो पैमाने पर समानता देखनी है। पहला पैमाना, क्रम समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? क्रम समान। ठीक है जी सर, हम क्रम समान ढूंढ लेंगे। ठीक है, इनके क्रम देखें तो इसका एक दो, दो तो रो, कॉलम एक दो तीन, तीन कॉलम। इसका क्रम देखें तो एक दो, दो तो रो, इसका कॉलम देंगे तो एक ऐसे दो। तो भैया इनका तो क्रम ही समान नहीं है, तो ये कभी भी समान नहीं हो सकते। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला काम हमने क्या करना चाहिए? क्रम समान होने चाहिए। यानी अगर ए बराबर में 0 1 0 2 ये ले लिया मैंने, बी बराबर मैंने 1 2 3 1 ले लिया। ठीक है जी, तो इसकी एक दो, दो रो, एक दो, दो कॉलम, इसका एक दो, दो रो, इसका एक दो, दो कॉलम। मतलब क्रम तो देखो समान हो गया। यहाँ भी 2 by 2 का क्रम है, यहाँ भी 2 by 2 का क्रम है। इट मीन्स क्रम तो समान हो गए। ठीक है सर, क्रम समान हो गया तो क्या मैट्रिक्स समान होगा? अभी भी नहीं कह सकते। यानी इसमें दूसरी और परिपाटी चेक करनी होगी। अवयव समान होने चाहिए, अवयव समान। लेकिन अवयव समान कैसे? संगत, संगत क्रम के साथ, संगत क्रम के साथ अवयव समान होने चाहिए। ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है कि अवयव समान होने चाहिए लेकिन संगत क्रम के साथ। जैसे अभी मैं मान के चलो, देखो ध्यान से, यहाँ जीरो है तो इसमें कहीं जीरो ही नहीं है, तो कहीं नहीं ढूंढना है। अगर ये पहले नंबर पर है तो मुझे पहले नंबर पर ही जीरो ढूंढनी है। अगर जीरो यहाँ मान के चलो यहाँ होती जीरो, सोचो यहाँ होती जीरो, तो हम ये नहीं करते कि एक जीरो मिल गई दूसरी जीरो मिल गई, नहीं जी। संगत क्रम के साथ समान होना चाहिए। मतलब ये यहाँ भी a डज नॉट इक्वल टू बी मिलेगा। समझो जरा, जैसे a बराबर मैं कह दूं कि भाई 0 1 -1 2, तो b बराबर भी यही सेम टू सेम होना चाहिए। तब ये मैट्रिक्स, अगर ये 2 1 ऐसे कर देना, देखो ये देखो, यहाँ 2 कर दें या -1, क्या ये समान है? अभी क्या ये समान है? ए बी समान कहलाएगा। तो हमने सबसे पहले क्रम देखा भाई 2 by 2, हमने कहा जी 2 by 2। ठीक है सर, हमने देखा जीरो, हमने कहा जीरो, हमने कहा वन, हमने कहा वन, हमने कहा -1, इन्होंने कहा 2, हमने कहा नहीं, मना कर दिया ना। यानी जो यहाँ हो, जो खेला यहाँ हो वहीं होना चाहिए। यहाँ तो अलग हो रहा है भाई, तो मतलब ये तो नहीं है, यहाँ भी इस कंडीशन में भी नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए? अगर इसके समान कोई ट्रायंगल वो मैट्रिक्स चाहिए तो वो 0 1 -1 2 ही होना चाहिए। बेशक उसका नाम ए की जगह बी रख दे, बी की जगह सी रख दे, सी की जगह डी रख दे, डी की जगह ई रख, नाम बदल जाए लेकिन ना तो क्रम बदलना चाहिए ना अवयव बदलने चाहिए, तब हमारा समानता का क्रम आता है। और इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर शायद 18 या 17 होगा, पहली एक्सरसाइज। वहां जो है मुझे कंफर्म याद नहीं है भाई, देखो है पहली एक्सरसाइज में ही, वहां एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, क्वेश्चन वो देते हैं समानता पर। क्या देते हैं सर? चलिए जरा, समानता पर। ठीक है, ये समानता समझ आया कि नहीं आया? देखो वही क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, क्या देते हैं वो। देखो 3x+7 है शायद, 3x+7 और 5। ठीक है, और यहाँ y+1 और अगला 2 माइनस के 3x। ठीक है, ये है। अच्छा पहले समानता का बता देता हूँ तब इसको करेंगे, चलो पहले देख लेते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं फिर करेंगे। 0 y-2 8 और 4। समानता तो वैसे समझ में आ गई होगी, लेकिन एक चीज बतानी भूल गए हैं, एक चीज और भूल क्या गए उसको करा देते हैं, अभी इसको होल्ड पे रखो। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट पे देखो। अभी हमने समानता पढ़ी स्टूडेंट, क्या से पढ़ी सर समानता? हमने पढ़ा कि भाई उसका नाम बदल सकते हैं। और इस समानता के चक्कर में होता क्या है कि यदि एक क्वेश्चन करो तब आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर
एक्स माइनस 2y, जेड और 0 है। अच्छा जेड भी छोड़ो, जेड उसमें लिखेंगे दूसरे में, यहाँ लिख देते हैं 3। सर और b बराबर दे दे ये 3 - 4 -4 4 और 0, ये लिख दिया। और कह दें कि x such that a बराबर b, तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ। वैल्यू बताओ, ठीक है। तो भाई हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट गिवन है। देखिए जरा, यहाँ हम देख रहे हैं x, तो ये पहले नंबर पहले बराबर रख लेते हैं, इसको मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 - 4 4 0। देखो यहाँ x है या y है, इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x x से मिलेगा, y y से मिलेगा, लेकिन ये 3 4 हो रहा है, 3 4 हो रहा है, तो बराबर ही नहीं हो रहा है। जबकि समानता में ये होना चाहिए कि ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे a बराबर b संगत नहीं है, यानी ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि a डज नॉट इक्वल टू b है, a और b आपस में बराबर नहीं है। तो एक तो आपको इस चीज से बचना है कि आप अगर दो इक्वलनेस में मैट्रिसेस दे दिए जाए, आव्यूह दे दिए जाए, तो उसमें ये जरूर चेक कर लेना कि हम क्या वो बराबर है या नहीं है। तो हम यहाँ एक्स और वाई की कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स और वाई की किसी भी वैल्यू के लिए ए बराबर बी नहीं होगा। यानी वो क्वेश्चन को देखो ऐसे उलझाएगा, ए बराबर बी कहेगा तो उसका अपना ही कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। वो क्या कहेगा, वो कहेगा ए बराबर बी, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख रहा है, वो कहेगा क्या, लैंग्वेज समझो, एक्स वाई की किस वैल्यू के लिए ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी होगा। तो आप क्या करते हैं, आप छूट जाते हैं बराबर करके रख के, और आप एक सेकंड, विद इन सेकंड स्टूडेंट, विद इन सेकंड में आप पता है क्या करते हैं, देखो बताता हूं आप क्या करते हैं विद इन सेकंड में। आप कहते हैं सर हम तो बिल्कुल एकदम रटे रटाए सूरमा हैं, हम तो एकदम ये देखिए, हम विद इन सेकेंड में इसको इक्वल रखते हैं, और क्या लिखते हैं यहाँ, एक्स बराबर 3 और -2y बराबर -4 एंड y बराबर +2। -2 को उधर ले जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर 2 और वाई, एक्स बराबर 3 और y बराबर 2। अरे भाई हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ 3 है, ये देखो, हम ये भूल गए कि यहाँ जो है ये एलिमेंट हमारा 3 है, ये एलिमेंट 4 है। जब तक ये बराबर नहीं होंगे तो एक्स वाई की कोई भी वैल्यू आ जाए, ए और बी आपस में बराबर नहीं हो, समानता का पहला रूल। क्लियर बात है। एक तो आपको इस खतरे से बचना है, एक्स वाई की किस वैल्यू के लिए ए बराबर बी होगा, है ऐसे, क्योंकि हम ये पढ़ के आते हैं और रटा रटाया हमें होता है ए बराबर बी रखो और एक्स और वाई की वैल्यू को कंपेयर करो और आंसर निकालो। सर नहीं, एक तो आपको इससे सतर्कता बरतनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इक्वल कह जरूर रहा हो लेकिन मैट्रिसेस ही इक्वल नहीं हो रहे हो, आप यू ही इक्वल ना बन रहे हो, ऐसा आप एक स्टेटमेंट सोच के चलेंगे। क्लियर बात है। चलो जी सर, फिर और दूसरा आप ये बराबर गिवन है, तो वो कहेंगे कि एक्स वाई, वो कहेंगे क्या कि एक्स वाई की वैल्यू बताओ, एक्स व वाई की वैल्यू बताओ। ठीक है सर, हम बताते हैं, जरा देखते हैं। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन हमने किया 3x + 7
इक्वल टू 0, और यहाँ से 3x इक्वल टू माइनस के 7 मिल गया, 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, x इक्वल टू -7/3 मिल गया। ठीक है जी सर, x की आ गई। अब हम ढूंढते हैं कि y की वैल्यू देखो। हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ से हमने y -2 इक्वल टू 5 रख दिया, और y इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे, 5 + 2 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 7। हमने ये कहा कि जी 7 हो गया, और हम यहाँ भूल जाते हैं, हम कहते हैं x और y की वैल्यू तो आ गई, अब आगे क्या सॉल्व करें, आगे क्या सॉल्व करें, और यहीं से असली खेल शुरू होता है, यहीं से वो गड़बड़ झाला होती है जो नहीं होनी चाहिए भाई। अब ये फिर बाकी के दो क्यों दिए हैं, अगला भी देखो, y+1 कितना चालाक था कि क्रम से चले तो आपको गलत नहीं होगा, 8 - 1 और y बराबर 7, मतलब दोनों वैल्यू अभी भी सेम है, यहां भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो चाहता है कि आप लास्ट को चेक ना करें, अगर आप क्रम से चल रहे हैं तो लास्ट को चेक करने गए तो आपने देखा कि भाई लास्ट को चेक करने गए तो 2 - के 3x इक्वल टू 4 हो रहा है, ठीक है, और 3x को दूसरी तरफ ले जाऊं तो 2 - के 4 इक्वल टू 3x, और माइनस के 2, 3 डिवाइड में आ गया x, ये हो गया जी खेला। भैया यहाँ कह रहे हैं 7/3, वहां कह रहे हैं -2/3, क्या ऐसा पॉसिबल है? एक ही मैट्रिक्स में, एक ही आव्यूह में x की दो वैल्यू रख के क्या साबित करोगे भाई? क्या x की वैल्यू यहाँ 2/-2/3 रखूंगा तो आव्यूह की इक्वलनेस ही गड़बड़ा जाएगी? क्लियर बात हुई ना? तो आपको इस भ्रम से भी बचना है कि कहीं एक ही आव्यूह में, ये नोट में लिख लीजिए, स्टैंडर्ड नोट में लिखिए, स्टैंडर्ड नोट, देखिए, एक ही आव्यूह में, एक ही आव्यूह में एक्स वाई जेड एंड सो ऑन की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात देखो, मैं किसी भी लेवल पर आपको कमजोर नहीं छोड़ूंगा। बहुत से टीचर होते हैं, बताते हैं ऐसे कंपेयर करो, भाग जाते हैं। भाई मेरा काम है कंसेप्ट को क्लियर करना, प्रैक्टिस के लिए पूरा बहुत समय पड़ा है, और मैं कहता हूं आपको अगर कोई क्वेश्चन तंग कर रहा हो, कोई कंसेप्ट तंग कर रहा हो, आप मुझे स्टैंडर्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर बिना कोर्स खरीदे भी, स्टैंडर्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर बिना कोर्स खरीदे भी आप मुझे क्वेश्चन का मैसेज कर दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा बिना कोर्स खरीदे भी, बशर्ते रिलेवेंट होना चाहिए, उसमें लगना चाहिए कि दिक्कत है। ऐसा नहीं हो कि उठाया आपने और सर एक तरफ से टेप दिए सवाल, आप अपनी तैयारी करने लगे वहां, वैसे नहीं होगा ना भाई। जिसमें लग रहा हो कि सर ये डाउट आ रहा है, यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये दिक्कत हो रही है, आप उसको पूछिए मुझसे, मैं बताऊंगा उसका डाउट, मैं करूंगा आपकी हेल्प, मैं कहूंगा कि ये कंसेप्ट यहाँ से यहाँ ऐसे आता है, क्लियर बात रहेगी। तो एक ही आव्यूह में एक्स वाई जेड या कुछ भी वेरिएबल हो, उनकी दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तभी वो वैल्यू वैल्यू मानी जाएगी। अगर एक ही आव्यूह में एक्स की, वाई की, जेड की दो वैल्यू अलग अलग आ रही हैं तो वो वैल्यू नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, नहीं। क्लियर बात है, ये आप समझ पाए, क्लियर बात है, ये आप समझ पाए। अब बात करते हैं समानता की, और तो बाकी तो समानता क्लियर है। अगर मान के चलो, तो मिटाना पड़ेगा, मिटा लेंगे। तो अब समानता क्लियर है। अब बात करते हैं कि समानता में फिर सर क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो भाई, समानता में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो कुछ भी दे देंगे, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सर कैसे निकालनी है, हमें तो नहीं आती। देखो भाई, सिखा रहा हूँ ना अभी, धीरज रखो। कैसे? मान के चलो उन्होंने कहा कि भाई कोई मैट्रिक्स है 4 3 - 2 1, उन्होंने कहा कि देखो जी एक्स वाई जेड और 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। तो नंबर से नंबर, ये इसमें पहले नंबर पर है तो ये इसमें पहले नंबर पर है, तो एक्स बराबर कितना हो गया 4, तैयारी जी वैल्यू हो गई। दूसरा वाई, वाई बराबर 3, तो वाई बराबर कितना हो गया 3 हो गया जी, फिर बात है ये होगी। फिर बचा जेड, तो हमने कहा जेड को भी ले लीजिए। सर जेड कहाँ है, जेड इस पोजीशन पर है, तो जेड की पोजीशन ये रही, तो जेड बराबर क्या हो गया माइनस के। तो इस तरीके से जब नंबर बाय नंबर होता है तो हम वैल्यू को कॉपी कर, नंबर बाय नंबर पे कोई वैल्यू नहीं।
लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब ये बड़ा एक्सपेंशन देगा, लेकिन लीनियर देगा, क्वाड्रेटिक देगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। मान के चलो वो कोई क्वेश्चन ये कह दे, बताओ भाई एक्स स्क्र और वाई प्लस 2 जीरो एंड 3z+x बराबर, वो कह दे भैया 16 है, 8 है, 0 है और 4 है, ये अगर कह दे, और कह दे कि बताओ एक्स बाई जेड की वैल्यू बताओ, एक्स बाई जेड की वैल्यू बताओ, ये आपके फाइंड आउट करने को कह दे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कंपेयर किया, यहाँ निकाल देता हूँ, एक्स स्क्र बराबर कितना 60, एक्स बराबर क्या है, क्या आएगा +- 4। चलिए जी एक्स की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगी आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगे ही आएंगी, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगी आएंगी, ठीक है जी सर। अब अगला y+2 बराबर किसको कंपेयर कर लें, तो y बराबर 2 यहाँ है, ये 8 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 - 2, y बराबर कितना हो गया यहाँ से 6। लो जी y की वैल्यू आ गई। सर अगली वैल्यू के लिए 3z+x इक्वल टू क्या करें 4, इक्वल टू क्या करें 4। अब यहाँ x की दो वैल्यू है, तो x की दो वैल्यू है तो z की भी दो वैल्यू ही आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि x की दो वैल्यू है और x की इक्वेशन बनी हुई है तो एक वैल्यू पर निकालेंगे और काम खत्म करेंगे, नहीं भाई। तो पहली बार में x बराबर हम क्या रखेंगे -4, चलो जी सर रख दो, 3z - 4 इक्वल टू 4, तो यहाँ से 4 उधर जाके जुड़ गया, कितना हो जाएगा 8, यहाँ से z बराबर कितना हो जाएगा 8/3, चलो जी एक वैल्यू आ गई 8/3। दूसरा हमने x बराबर क्या रखा +4 रखा, तो यहाँ से 3z+4 इक्वल टू 4, और दूसरी तरफ जाके 4 माइनस हो गया तो 0 हो गई, दूसरी बार में z इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू अब यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, x की वैल्यू कितनी +- 4, y की वैल्यू कितनी 6 और z की वैल्यू कितनी 8/3 एंड जी। तो जी ये आपके आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गए, क्लियर बात है। तो समानता पर आधारित इतनी चीजें आपको पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, क्लियर है, क्लियर बात है। अब बात करते हैं आव्यूह के प्रकार की, ये चीजें आप समझ लीजिए, अभी भी कोई किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे आव्यूह के प्रकार की, कहाँ से मिटा लें, बोर्ड में स्लाइड इतनी है तो हम करते हैं एक चीज को मिटा लेते हैं, यहाँ से मिटा लेते हैं। अब ये आपने पढ़ लिया स्टूडेंट, ठीक है सर आपने पढ़ लिया, अब क्या करें, या आव्यूह के प्रकार कल करें, हैं टाइम हो रहा है ना, चलिए आज आव्यूह का प्रकार नहीं, आव्यूह का प्रकार कल होगा, और आव्यूह के प्रकार से लेकर आव्यूह के प्रकार कल की वीडियो में क्या रहेगा समय अभी सुन लीजिए, आव्यूह के प्रकार रहेगा पहली वीडियो, और दूसरा आव्यूह के प्रकार के साथ साथ दूसरा क्या रखें, वो एडिशन, एडिशन पर, यानी एडिशन हिंदी में बोलेंगे तो योग, योग, योग पर संक्रिया, ये दो चीज आपकी कल की क्लास में रहेंगी, ठीक है। योग पर आधारित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं, तो आव्यूह के प्रकार और योग पर संक्रिया कल मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद, जय भारत।